नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जीन पियाजे के पिछले वीडियोज में जो प्रश्न किए थे, गत वर्ष परीक्षाओं में पूछे गए, उनको कंटिन्यूअस रखते हैं। पिछले वीडियो में 5 क्वेश्चनों का अध्ययन किया था और आज भी हम वैसे क्वेश्चन कंटिन्यूअस रखते हैं। इस वीडियो में भी हम जीन पियाजे से रिलेटेड क्वेश्चनों का अध्ययन करेंगे जो एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, और आगे भी हम इसी क्रम में स्टडी करेंगे। पहले हम टॉपिक का अध्ययन करेंगे, उसकी थ्योरी पढ़ेंगे। थ्योरी पढ़ने के बाद में हम जो एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न है उस टॉपिक से रिलेटेड उन सब का अध्ययन करेंगे और उसके कॉन्सेप्ट को पहचानेंगे कि किस कॉन्सेप्ट के आधार पर प्रश्न एग्जाम में पुट किए जाते हैं। एग्जामिनर कॉन्सेप्ट क्या यूज करता है एग्जाम में। एग्जाम में आंसर तो हमको हर प्रश्न का आता है, बट हम वो कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि आंसर तो वही रहेगा। जो जो संप्रत्यय दिए हैं वही संप्रत्यय आंसर के रूप में पूछता है वो। पर बात यहाँ यह आती है कि हम क्वेश्चन नहीं समझ पाते हैं, क्वेश्चन क्या है। और जब तक क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो आंसर समझना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। और फिर कई बार हम एग्जाम हॉल से बाहर निकलते ही दिमाग में आता है कि इस क्वेश्चन का तो ये आंसर था, मैंने प्रश्न को अच्छे से नहीं पढ़ा। तो ये बातें जब होती हैं जब हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है, और जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है उसके बाद में हम प्रश्न को आसानी से पढ़ सकते हैं और उसका जवाब दे सकते हैं। तो बात करते हैं हम 5 क्वेश्चन कल हमने पिछले वीडियो में किए थे। आज बात करते हैं हम 6 नंबर क्वेश्चन की। जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तुत संरक्षण के प्रत्यय से क्या तात्पर्य है। यहां भी प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है कि प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न की लैंग्वेज क्या है। समझने का और कोई अंतर नहीं है, बस एग्जाम में प्रश्न की लैंग्वेज समझना सबसे जरूरी बात है। ऑप्शन तो आप वैसे भी एलिमिनेट कर देते हैं और आसान है कि 2 ऑप्शन तो हम वैसे ही निकाल देते हैं। बात करते हैं 2 ऑप्शन की। अब 2 ऑप्शन कौन से हैं वहां पर पहुंचना हमारे लिए थोड़ा कठिन होता है, हालांकि जब प्रश्न समझ में आ जाता है तो आसानी से हो जाएगा। तो क्या कह रहे हैं, जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तुत संरक्षण के प्रत्यय से क्या तात्पर्य है। इसका इंग्लिश टर्म होता है कंजर्वेशन। वीडियो में बताया भी है संधारण या संरक्षण, इसी का दूसरा नाम है संधारण। अब यहां प्रश्न में सिर्फ एक वर्ड की बात करता है, संरक्षण। ये क्या होता है ये दे रखा है, ऑप्शन ए दिया है इन्होंने, वन्य जीव और वनों का संरक्षण बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ जीन पियाजे की थ्योरी में तो ऐसा आपने कुछ पढ़ा नहीं, वन्य जीव और वनों का संरक्षण बहुत महत्वपूर्ण है, तो देखते ही हम इस ऑप्शन को एलिमिनेट कर देते हैं, ये तो ऑप्शन नहीं होगा। अब आता है दूसरा क्वेश्चन, दूसरा, कुछ भौतिक गुणधर्म वही रहते हैं चाहे बाहरी आकृतियां बदल जाएं। जहां तक संभव है एक बार अगले ऑप्शन पे चलते हैं। परिकल्पना पर विधिवत से वही निष्कर्ष पर पहुंचा जा रहा है। क्या कह रहा है ऑप्शन में, विधिवत परीक्षण की बात कर रहा है यहां पर। परिकल्पना पर विधिवत परीक्षण से वही निष्कर्ष पर पहुंचा जा रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। जीन पियाजे की थ्योरी आपने पढ़ी है, इसको भी एलिमिनेट कर देते हैं। अब दूसरों के परिदृश्य को ध्यान में रखना एक महत्वपूर्ण संज्ञानात्मक क्षमता है। बात तो कुछ हद तक सही है, ये इतना तो सही है, दूसरे के परिदृश्य को ध्यान में रखना एक महत्वपूर्ण संज्ञानात्मक क्षमता है। बात संज्ञान की करता है पियाजे साहब। पियाजे महोदय बताते हैं मानसिक विकास, मानसिक स्थिति, मानसिक क्रियाओं की संज्ञानात्मक क्षमता। बात सही कर रहा है, लेकिन आंसर ये नहीं है।
क्योंकि संधारण और संरक्षण के बारे में हमने एग्जाम्पल के थ्रू समझा था। बाहरी आकृति बदलने से कोई अंतर नहीं होगा अगर अंदर वही चीज है तो। आपने एक गिलास का भी एग्जाम्पल लिया था कि दो गिलास हैं, एक बड़ा है और एक छोटा है। बड़े वाला थोड़ा पतला है, छोटे वाला थोड़ा चौड़ाई लिए हुई है। द्रव्य दोनों में समान मात्रा में पाया जाता है। और प्रयोग क्या किया था पियाजे ने कि बच्चों को वो दो गिलास लेके जाते हैं, उनमें लिक्विड बराबर भरा हुआ था, लेकिन एक बड़ा था और एक साइज में छोटा था, लेकिन समान दोनों में मात्राएं समान थी। जैसे माना एक तो ये इतना है, दूसरा यही लंबा है बट पतला है, तो लिक्विड की मात्रा तो दोनों में समान आएगी। अब जिसको इसका ज्ञान नहीं होगा वो तो क्या करेगा, इसी को लेगा, क्योंकि लंबा है तो दिखाई देगा कि इसमें ज्यादा लिक्विड है। बट जिसको संरक्षण या कंजर्वेशन या संधारण का ज्ञान हो जाता है वो कहेगा इन दोनों में समान ही है, मात्रा तो समान ही है। तो ये क्या कह रहा है, कुछ भौतिक गुणधर्म वही रहते हैं चाहे बाहरी आकृतियां बदल जाएं। बात तो सही कर रहा है, हमने इनकी बाहरी आकृति तो बदली है लेकिन अंदर जो लिक्विड है वो तो सेम ही तो है। तो कंजर्वेशन या संरक्षण या संधारण समझ में आ गया होगा आपको। तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड आंसर सही है। आंसर दोबारा से पढ़ लीजिए, कुछ भौतिक गुणधर्म वही रहते हैं चाहे बाहरी आकृति बदल जाए। बाहरी आकृति बदलने से अंदर का मेजरमेंट नहीं बदल सकते हम। अगर अंदर बदल देंगे तो उसमें कोई फर्क ही नहीं है। ऐसे तो आप दो गिलास ले लो, एक 2 लीटर का ले लो, एक 5 लीटर का ले लो, उससे कोई सारांश नहीं निकलता है। पर यहाँ ध्यान में रखने की बात है, संरक्षण और संधारण पहले भी बता चुका हूं वीडियो में भी, और आज भी बात कर चुके हैं। दोनों बार में एग्जाम्पल भी वही है, तो आसानी से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है पहले मैं आपको बताता हूं। पूर्व संक्रियात्मक काल में आने वाली संज्ञानात्मक योग्यता है। अब पूर्व संक्रियात्मक काल कौन सा है ये समझिए। पूर्व संक्रियात्मक काल पियाजी की कौन सी अवस्था है, चार ही तो दी है पियाजी ने अवस्थाएं। पहली अवस्था संवेदी गामक अवस्था और दूसरी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरी अवस्था मूर्त संक्रियात्मक या ठोस अवस्था, और चौथी अवस्था क्या है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, पूर्व संक्रियात्मक काल में आने वाली पूर्व संक्रियात्मक काल में आने वाली विजिबल हो रहा होगा यहाँ पे, संज्ञानात्मक योग्यता है। अब जब बात ही पियाजे की कर रहे हैं यहाँ तो संज्ञानात्मक तो होगा ही। ऑप्शन क्या दिए हैं ध्यान से सुनना, पहले एक बार प्रश्न को फिर रिवीजन कर देता हूं। पूर्व संक्रियात्मक काल में आने वाली संज्ञानात्मक योग्यता है, ऑप्शन फर्स्ट है दूसरे के दृष्टिकोण को समझने की योग्यता, दूसरे के दृष्टिकोण को समझने की योग्यता। ऑप्शन सेकंड क्या दे रखा है, अभिकल्पनात्मक निष्कर्ष चिंतन। थर्ड ऑप्शन है अमूर्त चिंतन की योग्यता। फोर्थ ऑप्शन है लक्ष्य उद्दिष्ट व्यवहार की योग्यता।
अब मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है दूसरे के दृष्टिकोण। दूसरे के दृष्टिकोण को समझने की योग्यता। पहला ऑप्शन है दूसरे के दृष्टिकोण को समझने की योग्यता। अब बात करते हैं सेकंड ऑप्शन क्या दे रखा है, अभिकल्पनात्मक निष्कर्ष चिंतन। अभिकल्पनात्मक निष्कर्ष चिंतन। ऑप्शन इसीलिए यहां लिख रहा हूं जिससे आपको प्रश्न समझने में बाद में भी रिवीजन कर सकते हैं और प्रश्न समझने में आसानी होती है। तीसरा ऑप्शन क्या है, अमूर्त चिंतन की योग्यता। अमूर्त चिंतन की योग्यता। ऑप्शन डी क्या दे रखा है, लक्ष्य उद्दिष्ट व्यवहार की योग्यता। लक्ष्य उद्दिष्ट व्यवहार की योग्यता। लगभग आपको इन ऑप्शन में समझ में आ रहा होगा कौन सा ऑप्शन हो सकता है। पूर्व संक्रियात्मक काल, ये शब्द आते हैं आपके दिमाग में, जाए अवस्था कौन सी है, किस एज का बालक है इस अवस्था में। तो पूर्व संक्रियात्मक में कौन सी एज का बालक आएगा, 2 से 7 वर्ष का बालक। अब जब आपको यह समझ में आ जाता है कि यह अवस्था 2 से 7 वर्ष की एज है, तो इसमें बालक क्या क्या समझ सकता है क्या नहीं समझ सकता है। हम भी तो उसी स्टेज से आए हैं, 2 से 7 वर्ष की एज हमारी भी थी और हम काफी बच्चे हमारे परिवार में भी रहते हैं, हम देखते हैं क्या करते हैं, तो उनसे एक्सपेरिमेंट हो जाता है, हमारे को भी प्रयोग करके सीख लेते हैं उनसे क्या हो रहा है। जैसे आप देखते हैं 2 से 7 वर्ष का बालक क्या क्या करता है, कितनी उसकी संज्ञानात्मक क्षमताएं होंगी। दूसरों के दृष्टिकोण को समझने की योग्यता। यहां थोड़ा आपको ऑप्शन अटपटा सा लग रहा होगा, दूसरे के दृष्टिकोण को समझने की योग्यता, लेकिन अभी बात करेंगे इस ऑप्शन की। अभिकल्पनात्मक निष्कर्ष चिंतन। चिंतन होता है क्या दूसरी अवस्था में, पढ़ा है पिछले वीडियो में आपने देखा है, चिंतन किस अवस्था में होता है, प्रारंभ। अमूर्त चिंतन, ये तो देखते ही पता लग गया होगा, अमूर्त शब्द आते हैं आपको पता ही है, अमूर्त अवस्था की बात कर रहा है, तो ये तो नहीं होगा। अब बात करते हैं लक्ष्य उद्दिष्ट व्यवहार की योग्यता। 2 से 7 वर्ष का बालक ये कर लेगा, ये भी नहीं है। अब ये दे रखा है अभिकल्पनात्मक निष्कर्ष चिंतन, फिर से आपने ऑप्शन एलिमिनेट किया होगा, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि चिंतन तो इस अवस्था में नहीं करेगा। दूसरे के दृष्टिकोण को समझने की योग्यता, बिल्कुल राइट आंसर है ये। अब ये क्या है, ऑप्शन क्या दे रखा है, इसको समझिए, दूसरे के दृष्टिकोण को समझने की योग्यता। बात तो सही है, महत्वपूर्ण संपत्ति लिखा था हमने किस अवस्था में, अनुकरण के द्वारा सीखना। तो ये क्या करता है, दूसरों को देख देख करके उनका अनुकरण करके तो सीख रहा है बालक। जैसे हमसे 2 से 7 वर्ष का बालक है, हमको देखता है, जैसे हम करते हैं वैसे वो देख के सीखेगा और वो अपने व्यवहार में उतारेगा उन चीजों को कि ये क्या करें मैं भी ऐसा ही करूंगा। तो बात करते हैं दूसरे के दृष्टिकोण को समझने की योग्यता, ये बिल्कुल आ जाती है बच्चे में, दूसरे के दृष्टिकोण को समझने की योग्यता। क्लियर। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 नंबर की क्वेश्चन।
इतने क्वेश्चन करवाने के बाद में जीन पियाजे से ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ा है कि जिसमें आप कंफ्यूज हो। अब डिपेंड करता है आप पर कि आपका नजरिया क्या है प्रश्न को पढ़ने का। सबसे बेस्ट बात तो यह है कि आप कॉन्सेप्ट समझना सीखो। कॉन्सेप्ट जब समझ में आ जाएगा तो ऐसा कोई प्रश्न नहीं है, कैसा भी एग्जामिनर क्वेश्चन दे देगा हम आसानी से कर लेंगे। क्वेश्चन क्या है 8 नंबर का, जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है। यहाँ अधिगम की बात कर रहा है जीन पियाजे के अनुसार। जीन पियाजे के अनुसार जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है। अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है। जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है। अब एक बार ऑप्शन ध्यान से सुनिएगा। वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन, सेकेंड ऑप्शन है शिक्षकों और माता पिता द्वारा पुनर्बलन, थर्ड ऑप्शन दे रखा है शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन, और लास्ट ऑप्शन है ईश्वरीय न्याय पर विश्वास। एक ऑप्शन तो आपको समझ में आ गया होगा सुनते ही, इसमें तो क्या होने वाला है। बात करते हैं फर्स्ट ऑप्शन क्या है, वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन। वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन, वयस्क समझ में आ गया होगा। दूसरा है शिक्षक और माता पिता द्वारा पुनर्बलन, शिक्षकों और माता पिता द्वारा पुनर्बलन, रीइंफोर्समेंट। काफी सुना होगा आपने ये बात, एग्जाम में आपने पुनर्बलन के ऊपर भी काफी क्वेश्चन आते हैं। आगे हम बात करेंगे पुनर्बलन की, रीइंफोर्समेंट क्या होता है। वैसे भी आपको पता है एग्जाम में क्या सॉरी क्लास में आपने कभी टीचर से लिया होगा काफी पुनर्बलन। थर्ड ऑप्शन है शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन, शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन। पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन, और लास्ट ऑप्शन है ईश्वरीय न्याय पर विश्वास। ईश्वरीय न्याय पर विश्वास, ये ऑप्शन तो आप देखते ही एलिमिनेट कर देंगे। और लगभग ये तो सीटेट रीट एचटेट पीटेट जो भी टाइप के एग्जाम होते हैं उनमें लगभग इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि हाँ ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इससे और भी जो प्रश्न बनते हैं उनका आंसर इनसे क्लियर करेंगे। वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन, क्या बिहेवियर का कोई ऑब्जर्वेशन होगा यहाँ, नहीं। शिक्षक और माता पिता द्वारा पुनर्बलन, जीन पियाजे तो ऐसी कोई बात नहीं करते हैं। पुनर्बलन शब्द सुना है जीन पियाजे में। थर्ड ऑप्शन है शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन।
राइट आंसर है इसका। यह बात करता है शिक्षार्थी की, और सीटेट में तो लगभग ऐसे ही कॉन्सेप्ट बनते हैं जहां पर शिक्षार्थी सक्रिय होगा, वहां आंसर लगभग वही होगा उस प्रश्न का, क्योंकि अधिगम करने वाला सक्रिय होना चाहिए पहले। अधिगम तभी तो होगा जब शिक्षार्थी सक्रिय होंगे। तो शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन, पर्यावरण से सीखता है, जीन पियाजे तो कहते हैं ये बात, वातावरण के साथ अनुकूलन करके ही तो सीखता है बच्चा। आपने पढ़ा भी है अनुकूलन, जिसके दो भाग होते हैं, आत्म सातीकरण और समायोजन, और उन दोनों में लगभग इक्विलिब्रेशन होता है, संतुलन। तो ये समझ में आ गया, शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन। जहां तक संभव है सीटेट में ऐसे क्वेश्चन आते हैं और उनमें लगभग लगभग शिक्षार्थी जहां पर सक्रिय होगा या बालक की बात करेगा, वो सक्रिय अवस्था में होगा तो वो अधिगम कर रहा है बालक। ये पॉजिटिव रेस्पॉन्स होता है उत्तर इनका, जहां भी सक्रिय अवस्था आती है पॉजिटिविटी है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, वर्गीकरण क्लासिफिकेशन की योग्यता का विकास। यह भी जीन पियाजे का ही है। अब ये क्या बात करें जीन पियाजे की, वर्गीकरण क्लासिफिकेशन की योग्यता का विकास होता है। क्वेश्चन नंबर 9, वर्गीकरण, इसको इंग्लिश में क्लासिफिकेशन बोलते हैं। वर्गीकरण की योग्यता का विकास किस अवस्था में होता है, वर्गीकरण की योग्यता का विकास किस अवस्था में होता है। अब अवस्थाएं तो आपको पता ही है, अवस्थाएं कौन कौन सी है। पहली दे रखी है संवेदी गामक अवस्था, जब ये अवस्थाओं की बात करेगा लगभग 3 या 4 अवस्थाएं तो निश्चित ऑप्शन में चारों की चारों मिल सकती हैं, 3 अवस्थाएं तो तय है कि मिलेंगी। अब बी ऑप्शन दे रखा है पूर्व संक्रियात्मक, क्रमवाइज दे रखा है ऑप्शन में भी, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। और थर्ड ऑप्शन पे दे रखा है मूर्त संक्रियात्मक। मूर्त संक्रियात्मक, और लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। अब बात करते हैं वर्गीकरण क्लासिफिकेशन। जब वर्गीकरण समझ में आ जाएगा तो आंसर अपने आप आ जाएगा। वर्गीकरण क्या है आपको पता है, क्लासिफिकेशन जैसे प्लांट का करते हैं हम, प्लांट का वर्गीकरण कैसे करते हैं, पत्तियां, उनका जड़, तना, इसी के आधार पर करते हैं। वर्गीकरण कैसे करेगा एक बच्चा, जैसे मान लो आपने एक पंक्ति में कुछ चीजें रख दी, बड़ी छोटी, या एक के बाद ऐसे बड़ी क्रम में रख दी। अब आप बच्चे को पूछोगे तो आपको बच्चा बता देगा कि ये एक क्रम में है, और कुछ आपने बड़ी दी, कुछ छोटी दी, कुछ बड़ी दी, कुछ छोटी दी, सभी को मिक्स करके दे दिया और बच्चे को कहा गया कि इनका वर्गीकरण करो, छोटी अलग बड़ी अलग, तो बच्चा आसानी से कर लेगा वर्गीकरण। लेकिन करेगा किस अवस्था में, अब वो तो आपको भी पता है, जब उसमें क्षमता आएगी वर्गीकरण करने की तभी तो वो कर पाएगा वर्गीकरण, वैसे तो कहां से करेगा। तो ये तो आपको पता है 0 से 2 वर्ष का बालक तो कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि उसकी इतनी संज्ञानात्मक क्षमताओं का विकास नहीं हो पाता है। पूर्व संक्रियात्मक 2 से 7 वर्ष क्लासिफिकेशन करने में असमर्थ होता है इस एज का बालक। लेकिन मूर्त संक्रियात्मक जो 7 से 11 वर्ष की है उसमें क्लासिफिकेशन कर लेगा।
तो इसका आंसर क्या है? सी। मूर्त संक्रियात्मक 7 से 11 वर्ष की अवस्था में बालक वर्गीकरण करने की योग्यता का विकास हो जाता है। तो ये बात ध्यान रखने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कर्म निर्धारण, वही बात आ गई है। अब क्वेश्चन पूछने का ही नजरिया था, ये वाला प्रश्न है, सेम क्वेश्चन वही है, पूछने का तरीका अलग है, बस एग्जामिनर का इतना ही अंतर होता है। क्वेश्चन तो वो यहीं से स्टार्ट करता है, यही चैप्टर से, कभी ये कॉन्सेप्ट लगाएगा कभी वो कॉन्सेप्ट लगाएगा, क्योंकि जब तक क्वेश्चन घुमाएगा नहीं तब तक तो बच्चे भी अपने दिमाग पर जोर नहीं डालते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। ये क्या है? कर्म निर्धारण की योग्यता कौन से चरण की विशेषता है? कर्म निर्धारण, कर्म निर्धारण इंग्लिश में बोलते हैं इसको सीरियसन। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? सीरियसन। कर्म निर्धारण की योग्यता कौन से चरण की विशेषता है? कौन से चरण की विशेषता है? इनमें ऑप्शन दे रखा है, फर्स्ट ऑप्शन है संवेदीगामक, वही ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन पे दे दिया मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और थर्ड ऑप्शन दे रखा है पूर्व संक्रियात्मक, और लास्ट ऑफ है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। कर्म निर्धारण वही है, बच्चा क्रम में कैसे सीरियसन में वस्तुओं को लगाता है। जैसे आपने देखा है कि एक छोटा बच्चा जो इस अवस्था की तो बात कर रहा है, पूर्व सॉरी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की बात कर रहा है, 7 से 11 वर्ष का बालक है। तो आप इमेजिन कीजिए 7 से 11 वर्ष का बालक अपने बैग में जब पुस्तकें भी डालता है तो भी वो क्रम से डालता है। उसको इतना पता है कि इस खाने में कौन सी पुस्तकें लगानी है हमें और दूसरे खाने में कौन सी पुस्तकें लगानी। और भी कई चीजें देखते हैं आप कि एक 7 से 11 वर्ष का जो बालक होता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, वो बालक को आप कोई भी चीज ऐसी दीजिए जिनको क्रम से लगाने के लिए बोले, वो क्रम से लगाता रहेगा उनको, क्योंकि क्रम निर्धारण का की विशेषता उसमें होती है। क्रम निर्धारण का उसको ज्ञान होता है कि एक सीक्वेंस में कैसे हम वस्तुओं को लगा सकते हैं, छोटी से बड़ी की ओर लगवा लो या बड़ी से छोटी की ओर लगा लो, वो अपने आप लगा देगा। क्योंकि यहाँ एक थर्ड ऑप्शन की बात, थर्ड स्टेज की बात में हमने बात की थी कि यहाँ लॉजिकल थिंकिंग भी होती है बच्चे की और विचारों में क्रमबद्धता भी आती है। तो इसका आंसर है पूर्व संक्रियात्मक, सॉरी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष की। कर्म निर्धारण की योग्यता मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो 7 से 11 वर्ष का बालक है उसमें यह विशेषता आ जाती है। तो हमने जीन पियाजे से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे उनके बारे में स्टडी कर ली। लगभग यहां तक हर एक एग्जाम में आए प्रश्न पुटअप किए हमने, और पीछे थ्योरी के जो वीडियो हैं वो प्ले लिस्ट में है, आप देख सकते हैं उनको भी, तो अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ वहां पर भी। अब जब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे तो एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे, और जैसे जैसे टॉपिक पूरा होगा हम उसके बाद में उसके ऐसे ही जैसे जीन पियाजे के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का अध्ययन किया है, आपने कॉन्सेप्ट समझा है कैसे एग्जाम में प्रश्न आते हैं, उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। हर एक चैप्टर के बाद में आपको क्वेश्चन करवाए जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।